अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे और ये वीडियो नंबर 2 है। इस पूरी वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस हुई है, हमने वीडियो नंबर 1 अगर आपको याद होगा इसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी ढेर सारे जो थे कॉन्सेप्ट उन सबको रिवाइज किया था। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमने उसको इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट में अपने तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और फेज़ 1 को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में अगर आप देखें, आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जिस टाइम पे आप अपनी कोई चीज़ की प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ कम हैं, लाइक 2 एम्प्लॉयज़ हैं और आपका स्टोर बड़ा है, ठीक है, या आपकी चले मैं आपको एक फसल वगैरह से और खेत की एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकता हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी बड़ी है पर 2 बंदे काम करने वाले हैं तो उन पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपके खर्चे वगैरह भी जो हैं इस वजह से ज़्यादा होंगे क्योंकि जो आउटपुट निकल रही होगी वो डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाना शुरू करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, लाइक आप अपने पास कुछ मशीन्स ऐड करेंगे और कुछ लोगों को लेकर आएंगे जो किसान वगैरह होते हैं। उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट जो है और प्रोडक्शन, जब दोनों को आप बीच में दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसा ऐसा कर्व, ठीक है। और एक टाइम पे आएगा आपके पास लाइक 15 आपने फार्मर्स यूज़ किए उस ज़मीन पे, तो आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब मैक्सिमम प्रोडक्शन स्टार्ट आना शुरू हो गई तो यहाँ पे आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपकी मिनिमम कॉस्ट लग रही है और मैक्सिमम आउटपुट आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व इसी तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, वो डिस इकोनॉमिक्स में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपने इतने ज़्यादा लोगों को बीच में ऐड कर दिया, लाइक समझ लें कि आपने 50-60 फार्मर्स बीच में ले आए हैं, ठीक है, और आपकी मशीन्स भी कोई जो 1 या 2 की ज़रूरत थी अब वो भी आपने कोई 7-8 कर दी हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने उन सब के पैसे तो देने हैं और अपने उन 50 फार्मर्स को भी देने हैं, आपने मशीन्स जो रेंट पे ली हैं या अगर आपने परचेज की हैं तो उनकी तो कॉस्ट आपको पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आपकी आउटपुट तो वही रहेगी एक लिमिट के बाद, उससे ज़्यादा तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये आपकी फिर डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में आ जाता है, ठीक हो गया। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था इसमें। इसके बाद ये है आपका 4 मार्केट स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ये अक्सर ये 4 मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर सुने भी होंगे। परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले नंबर पे हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आप देखिए कि वहाँ ये वो मार्केट होती है जिसमें एंटर होना बहुत इजी होता है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो सेट होती हैं, ठीक है, पहले से ही। बस मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे नान वगैरह की जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, तो उनके एक स्टैंडर्ड है कि जी उनका नान और रोटी जो है वो 10 रुपए की होगी, ठीक है। तो अब जो बंदा भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी प्राइसेस सेट हुई हुई हैं, ठीक है। जनरल स्टोर जो आम छोटे हैं उनका भी यही हिसाब किताब है कि कोई भी शॉप खोलना चाहे तो वो खोल सकता है क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी जो प्राइसेस वगैरह वो ऑलरेडी सेट हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी आप इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, कोई इतनी टफ वो नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जिसका अपना बिजनेस अच्छे तरीके से मतलब ऑब्वियसली जो चलाएगा, लाइक टाइम ज़्यादा देगा, ये सर्विस अच्छी देगा तो वही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। बट इस मार्केट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। सबके पास बराबर ही रिसोर्सेज हैं, जो वो हैं देने को चीज़ें हैं, ठीक है, और ऑलरेडी सारी की सारी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो सेट है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे है आपकी मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में ये होता है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो हज़ारों में आपके पास शॉप्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अगर छोटा एरिया है तो मतलब 20-50 भी ठीक है। लाइक अगर मैं कोई छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे अगर कोई 15-20 नान वाले हैं तो ये मोर देन इनफ, ठीक है। पूरी कॉलोनी की रिक्वायरमेंट उससे बहुत आसानी से पूरी हो सकती है, ठीक है।
अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आ सकती हैं। जो मैं मोनोपोली मार्केट की बात करता हूँ, जो सेकंड नंबर पे है, मोनोपोली में होता ही है कि एक ही बंदा जो होता है वो बादशाह होता है, ठीक है, उसी की इजारादारी होती है और वही प्राइस को सेट करता है। उस मार्केट में एंटर होना समझ लें इम्पॉसिबल है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप समझ लें कि वो मार्केट में किसी को आने नहीं देते, इस तरह की चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो ये आपका मोनोपोली मार्केट में आ जाता है, ठीक है। बहुत सालों पहले की बात है कि लैंडलाइन नंबर्स जो थे वो सिर्फ जो है वो पीटीसीएल प्रोवाइड करता था, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो भी पीटीसीएल ही प्रोवाइड करता था एक टाइम पे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो भी बनता है इससे। तो जो आपके फ़ोन था ये आपके पीटीसीएल का पहला नाम था टीआईपी, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो था तो उनकी एक मोनोपोली थी, ठीक है। कोई मोबाइल सर्विसेज नहीं थी, कोई आपके पास वायरलेस वतीन वगैरह नहीं पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, लिंक.net वगैरह कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ इन्हीं की ही एक टाइम पे टेलीफोन सर्विसेज थी, फिर उसके बाद जब इंटरनेट आया तो सिर्फ इन्हीं लोगों की थी, ठीक हो गया। अब तो खैर उन लोगों ने काफ़ी मार्केट ओपन कर दी तो बहुत से लोग आ गए। एक करंट एग्जांपल मैं आपको उसकी दे सकता हूँ। मैंने काफ़ी सोचा था कि मोनोपोली पे कौन सी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंपटीशन आके दे ही देता है, क्योंकि अब मार्केट बड़ी होती जा रही है। बट मुझे नेट पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली थी पाकिस्तान में रेलवेज़ की, कि जो रेलवेज़ है ना वो पाकिस्तान की अकेली ही एक ऐसी वो है जो कि मतलब कोई मार्केट में उसके अलावा आ नहीं सकता, ठीक है। एक तो एक्सपेंसिव इतना है और टफ भी बहुत है, इतने ना किसी के पास पैसे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई आ सके, ठीक हो गया। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जो कि पाकिस्तान में एक अच्छी तरीके से चल सकती है। इंडिया में भी यही हिसाब किताब है कि उनके भी रेलवेज जो है इंडियन रेलवेज जो भी है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे भी उनका कोई कंपटीशन नहीं है, उस तरह से बाहर का कोई बंदा आ नहीं सकता। तो ये एक प्योर मोनोपोली मार्केट है। हाँ, ये गवर्नमेंट की है तो इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। टिकट्स वगैरह जो उसके ठीक है, नॉमिनल है, ताकि एक फैसिलिटी मिलती रहे लोगों को, आवाम को, पब्लिक को। बट येस, उनकी मोनोपोली है, अगर वो उसके चार्जेस को चेंज कर दें तो कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता उस तरह से, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी थर्ड नंबर पे ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, ठीक है, लाइक मोनोपोली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। बट इसमें आप समझ लें कि मैक्सिमम समझ लें कि जी 10 मैक्सिमम आपकी वो मार्केट्स हैं, और ये मैं बड़े पैमाने की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन वो हैं कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो आपकी इसमें आ जाएंगी, ओलिगोपोली में आ जाएंगी। अगर आप देखते हैं तो आजकल आपके सामने एक एग्जांपल है कोविड की, ठीक है। तो कोविड में जो वैक्सीनेशंस बना रहे हैं, ठीक है, मॉडर्ना हो गई या फाइज़र हो गई, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है, ये 7-8 कंपनीज ही हैं जिनके पास पेटेंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो भी प्राइस सेट करेंगे वो इनकी मर्जी की होगी, ठीक है। ये आपस में अगर कोई कर लेते हैं कि जी इनकी कोई डील हो जाती है इन सब लोगों की आपस में कि हम अपनी वैक्सीनेशन जो है वो $500 की भी इवन अगर कर दें, ठीक है, और उनकी कॉस्ट अगर उस पर $10 भी आ रही है तो कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली मार्केट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास जो है वो ये जितने भी हैं पेटेंट वाले आजकल जो कोविड वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जिनके पास भी ये शॉट्स अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो सब इसकी ओलिगोपोली मार्केट में आ जाएंगे। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसमें भी यही होता है कि आपके पास जो है वो जो काम करने वाले लोग फर्म्स जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को कंपटीशन जो दे रही होती है ना वो मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करना है अपने आप की तरफ, ठीक है, वो ज़्यादातर जो है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और ऐसी चीज़ों के थ्रू कर रही होती हैं, ठीक है। इस मार्केट में एंटर होना ईजी होता है, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। ओलिगोपोली में तो काफ़ी टफ होता है, ठीक है, मोनोपोली में तो खैर समझ लें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मोनोपोलिस्टिक में होता है कि आपके पास फ्री एंट्री होती है, ठीक है। और एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ
कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ना वो इसकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते ये एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन ये है कि नीड आपकी जो है वो पूरी कर देते हैं ये। और क्योंकि देखिए हर रेस्टोरेंट का एक अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, अपना डिफरेंट मेन्यू होता है, ठीक है, और एक जैसा भी अगर हो जाए, ठीक है, तो टेस्ट सबका डिफरेंट ही होता है। तो आप यहाँ पे फिर अपने आप को एडवर्टाइज वगैरह कर रहे होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और इनकी मैस एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ताकि कस्टमर्स वगैरह जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है वो लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करें चीज़ों को, ठीक हो गया। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है कि आप तकरीबन उतना ही प्रोड्यूस करें, मतलब आप उतना ही प्रोड्यूस करें जितनी रिक्वायरमेंट है और जितनी लोगों के एक्सपेक्टेशंस है उतनी प्राइस पर रखें, ठीक है। अगर आप प्राइस को ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि बहुत से कस्टमर्स आपके मतलब लूज़ कर जाएं उस चीज़ को, और अगर आप प्राइस को कम करेंगे, ठीक है, तो आपकी क्वालिटी भी जो है वो डैमेज होने का चांस है, ठीक है। तो आप प्रोड्यूस उतना ही करते हैं जितनी के समझने की थोड़ी बहुत डिमांड होती है, और आप उतनी ही प्राइस रखते हैं जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद है दी रिसोर्स मार्केट। रिसोर्स मार्केट जो है उसका मतलब है कि रिसोर्स इन द सेंस के आपके जो बंदा कितना है मार्केट में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी। कि फर्ज करें मार्केट में इस टाइम पे पिज़्ज़ा जो है उसकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो काफ़ी पिज़्ज़ा का बिजनेस चल रहा है आजकल। कोविड में अगर आप देखें तो बहुत से जो है वो बिजनेसेस खाने के बहुत ज़्यादा चल पड़े फूड पांडा के थ्रू, ठीक है। और चाइना की भी अभी एक रीसेंट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि उनकी भी मतलब बहुत ज़्यादा बिलियंस की गेम चली गई है जो डेली फूड जो है उसकी, ठीक है। लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं और मंगवाते हैं, ठीक है। अब इस मार्केट में अगर आप देखें तो राइडर्स जो ये बाइक वगैरह पे या गाड़ियों पे जाके फूड डिलीवर करते हैं, ठीक है, ये इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो रिसोर्स मार्केट यही है कि लेबर की सप्लाई डिमांड, ठीक है, पिज़्ज़ा की सेल ज़्यादा हुई या खाने ऑनलाइन जो है उसकी सेल ज़्यादा हुई हैं, तो राइडर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो हम रिसोर्स मार्केट में लोगों से मुतल्लिक बात करते हैं, यानी वर्कर्स से मुतल्लिक। पॉइंट समझ आ गया होगा आई होप आपको कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैन पावर की, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका जी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब कोई एडिशनल वर्कर ऐड करते हैं तो आपके रेवेन्यू में कितना ऐड होता है, ठीक है। रेवेन्यू आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ की बनाई है, ठीक है, और 200 रुपये में आपने वो बेची है, ठीक है, तो जो बेची आपने 200 में वो आपका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। आपने बनाई 100 रुपये में थी, ठीक है, तो 100 रुपये उसकी कॉस्ट थी और यहाँ पे 100 रुपये आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर आपने हो सकता है कि किसी राइडर के थ्रू भिजवाया हो उसको, ठीक है, डिलीवर किया हो किसी बंदे ने जाके, अगर उसने अपना 50 रुपीज़ चार्ज किया है अपनी सर्विसेज का, ठीक है, तो 50 रुपये आपने उसको देने, 100 रुपये आपकी कॉस्ट के हो गए जिस पे जो आपका खर्चा हुआ था, और बाकी जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है जो 50 रुपये बचा था, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू वो होता है कि जो आपने बेचने के बाद टोटल हासिल किया था, ठीक है, उसमें आपके फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सारी चीज़ें जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आपने एंड की जो कॉस्ट में जिसमें आपने बेचा था वो आपका टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक हो गया। रिसोर्स कॉस्ट क्या होती है कि आपने जो एक एडिशनल वर्कर ऐड किया था तो आपकी कितनी जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आया था, एडिशन हुआ था, ठीक है। एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि फर्स्ट करें मेरे पास वर्क स्पेस थी 4 बंदों की, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 4 बंदे ही काम कर रहे थे। अब मैंने अगर 5वां बंदा ऐड किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस ली हो,
ठीक है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंटरनेट का कनेक्शन लिया हो, ठीक है, उसको मैंने अलहदा से एसी प्रोवाइड किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉस्ट जो है उस पर ऐड होती जा रही है, ठीक है। अगर मैं उसको आने जाने का खर्चा दे रहा हूँ पेट्रोल के उसमें, या गाड़ी मैंने उसको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, तो वो कॉस्ट भी जो है अगर मैं बेयर कर रहा हूँ मतलब एज एन ओनर, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट में आ जाएंगी, ठीक है, रिसोर्स कॉस्ट में आ जाएगी। कि एक मैंने जैसे ही कोई रिसोर्स यानी मैंने कोई वर्कर को ऐड किया तो ऊपर मेरे उस पर जितना खर्चा लगना शुरू हुआ वो सारा कॉस्ट में आ जाएगा। इसके बाद है मोनोपोली वर्सेस मोनोप्सनी। मोनोपोली का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जिस तरह से कि एक बंदा होता है जिसकी इजारादारी होती है। मोनोप्सनी क्या होती है कि यहाँ पे हम वर्कर्स की बात करते हैं कि वर्कर्स मार्केट में हैं, ठीक है, पर एक ही फर्म है जो उनकी सर्विसेज ले सकती है क्योंकि उनके पास एक ही स्किल है या वही एक बंदा है। मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं किसी एक गांव में रहता हूँ और उस गांव में एक ही वो है चौधरी जो कि सारे जो है वो डेयरी प्रोडक्ट का मालिक है, समझ लें, ठीक है। और वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, बट थोड़ा बहुत जो है वो ये डेयरी का काम जो है वो जानते हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी कैटल्स और ये जो है उसका देखभाल करना है इस तरह का, ठीक है। तो वो सारे जो उस गांव के लोग हैं वो उस चौधरी के पे जो है वो डिपेंड करते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो सारे वर्कर्स जो हैं वो एक जैसे चौधरी पे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करते हैं। तो वो चौधरी जो है वो इस टाइम पे एक समझने के एक तरीका का बादशाह है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जॉब देने वाला जो है वो एक ही बंदा है और जो वहाँ के लोग हैं काम करने वाले वो एक ही बंदे के पास जाएंगे अपनी जॉब के काम करने के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद है लीस्ट कॉस्ट रूल। इसमें एक डायग्राम मिस हो गई जिसमें सिंपल सी एक ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि बैलेंस बिटवीन मशीन एंड लेबर, ठीक है। मैं इस पे लिख भी देता हूँ। इसमें हम सिंपल ये करते हैं कि हम लोग मशीन का और लेबर का बैलेंस करते हैं। किस तरह कि आप जाहिर बात है, जैसे मैंने एक बहुत देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास कुछ वर्कर्स थे, ठीक है। जैसे वो खेत की जो एग्जांपल थी उसमें यही बात थी कि हम लोग जो है कुछ मशीन को भी यूज़ करेंगे और कुछ लेबर को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आई हैं तो हम बहुत से बिजनेसेस में ऐसा ही होता है कि हम मशीन को भी साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और आम आदमियों को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका एक बैलेंस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मशीन्स को भी आप लें मार्केट में किसी एक फर्म में, ठीक है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, उसकी कॉस्ट आप पे ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह लेबर अगर आप बहुत ज़्यादा ले आते हैं, मशीन्स आपके पास कम है, तो काम तो आपका चल ही जाएगा दोनों सूरतों में, बट ये है कि वो एफिशिएंसी नहीं आएगी काम में, ठीक हो गया। तो लीस्ट कॉस्ट रूल में ये होता है कि आप वो बैलेंस क्रिएट करते हैं कि मशीन और लेबर का बराबर हो जाए, जहां पे फिर आप बेहतर तरीके से प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हों, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मार्केट फेलियर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी अगर कोई एक मार्केट है किसी एक कंट्री की या किसी एक जगह की, ठीक है, और वो फेल हो जाती है कोई एक लोगों की डिमांड और नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट आके इंटरवीन कर रही होती है उसमें, ठीक है। फिर गवर्नमेंट आके जो है उसमें वो सपोर्ट की सूरत में भी कर सकती है या वो किसी भी सूरत में कर सकती है, या मतलब वो बाहर से ले आए वो चीज़ या कुछ भी कर ले, ठीक है। लेकिन यह कि मार्केट फेलियर ये होता है कि आम पब्लिक को आप उनकी नीड ना पहुंचा सकें। इसके बाद पब्लिक गुड्स की बात करते हैं। पब्लिक गुड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शेयर्ड कंजम्पशंस और एक होती है नॉन एक्सक्लूजन्स। शेयर्ड कंजम्पशंस में ये होता है कि अगर आप कोई एक गुड्स या सर्विसेज कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका किसी दूसरे बंदे पे उसकी सेटिस्फैक्शन पे ऐसा कोई इफेक्ट ना आए। इन अ सेंस एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ, जो आपकी बुक में मेंशन्ड है वो उस तरह से बताती है कि अगर पार्क है एक, ठीक है, एक पार्क है, उसमें कोई अगर
एक बंदा जाता है और दूसरा बंदा जाता है तो दोनों को ऐसा कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बराबर ही होगी, और पहले बंदे के जाने से दूसरे बंदे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, रोड की भी इसी तरह की एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एक बंदा अगर रोड पे कहीं जा रहा है, ठीक है, बस में, कार पे या कुछ भी, ठीक है, तो दूसरा बंदा जो आएगा तो उसको उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम नहीं होगी पहले बंदे की वजह से। नॉन एक्सक्लूजन जो है उसमें ये होता है कि अगर कोई एक बंदा पे कर रहा है और एक नहीं कर रहा, ठीक है, तो नहीं करने वाले को आप रोक नहीं सकते कि भाई तुम क्यों यूज कर रहे हो। जो एग्जांपल लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी हुई है कि जी नेशनल डिफेंस वगैरह जो आता है आपका वो इसमें आ जाता है। ठीक है, फ्लड्स वगैरह या इस तरह के अगर आपकी कोई जगह पे फंडिंग्स दी गई हैं, ठीक है, वो यूज होती हैं किसी एक मौके पे, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, और जो दे रहे हैं फंड्स में पैसे टैक्स की मद में या किसी भी चक्कर में आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नहीं दे रहा ना, ठीक है, तो उस पे कोई ऐसा उसको आप निकाल नहीं सकते कि हम उसको वो सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज में एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ कि अगर कोई दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो थर्ड पार्टी है जिसका उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उस पे उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। एक एग्जांपल एक्सटर्नलिटीज की मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि इसमें दो होती है, यानी एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है, उसका इफेक्ट किस तरह का हो सकता है। मैं एक एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकता हूँ कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उसके साथ जो एक और बंदा बैठा हुआ है जो उसको जानता भी नहीं है और वो उसके साथ बस खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है उसके साथ, क्योंकि फर्स्ट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो जा रहा था, ठीक है, तो वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो उस पे एक नेगेटिव इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और इसी तरीके से पॉजिटिव की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो चले मैं अपने घर के आसपास स्ट्रीट लाइट लगवा लेता हूँ, अपने घर के बाहर इतनी लाइट्स लगवा लेता हूँ कि काफी रोड पे भी रोशनी होगी, और फिर वहां पे छोटे बच्चे जो हैं गली मोहल्ले के वो आके खेलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये फायदेमंद चीज है, ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि उनको फ्री में एक लाइट मिल गई, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में आ जाएगा कि उनका मेरे से ऐसा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, बट मैंने जो घर में लाइट लगाई है कि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाए मेरे घर के गेट वगैरह के साइड की, ठीक है, तो उस लाइट को वो भी इस तरह से यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर फर्ज करें कि मैं कोई एक कंपनी है, ठीक है, और वो कुछ प्रोड्यूस करती है, सीमेंट इंडस्ट्री कह लें, कुछ भी है इस तरह की, ठीक है, और वो उन्होंने जो है अपनी ट्रक्स जो प्रोडक्शन के हैं वो कहीं बाहर मार्केट में भेजने हैं, ठीक है, और रोड तक जो मेन रोड है, लाइक फर्स्ट करें कि जीटी रोड तक पहुंचाने के लिए और कंपनी के बीच में कोई रोड नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने रोड बना ली फर्स्ट करें कंपनी ने कि हमारे जो यहाँ से ट्रक्स हैं वो अच्छे बेहतर तरीके से और जल्दी जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट करें कंपनी से ले जाके जीटी रोड पे, जहाँ फिर आगे जहाँ पे जिन्होंने जहाँ पे डिलीवर करना है वो कर दें, ठीक है। तो अगर मैं फर्ज करें कि उस जगह पे रहता हूँ जो कि जीटी रोड के और कंपनी के कहीं बीच में थी और रोड मेरे घर के सामने से गुजरी है, तो मेरा तो ऐसा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, बट मुझे फायदा हुआ उसका, मुझे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उसका, ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आ जाएगी। इसके बाद आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में क्या होती है, तीन टाइप्स हैं, एक होती है प्रोग्रेसिव, एक होती है प्रोपोर्शनल और एक होती है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में ये होता है कि आप जो हैं वो जो रिच पीपल होते हैं ना उनसे ज्यादा टैक्स लेते हैं, ठीक है, उनको सही फोकस करते हैं, उनको सही पकड़ के रखते हैं कि इनको हम सही निचोड़ेंगे, यानी कि, ठीक है, हाई टैक्स फ्रॉम रिच पीपल, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि आप एक प्रोपोर्शन बना देते हैं कि चाहे एक बंदा 10,000 कमाएगा या चाहे बंदा एक 10 लाख कमाएगा, तो उन्होंने 5% अपना टैक्स देना ही देना है, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन बना दिया आपने कि 5% इन्होंने टैक्स देना ही देना है, ठीक हो गया, चाहे वो 10,000 हो या 5,000 हो या जो भी हो, जो भी इनकम हो, चाहे आप 1 रुपया कमाएं चाहे आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, ठीक है, तो आपने जो है वो इतना अपने टोटल उसमें से देना है। आखिरी में आ जाती है आपकी रिग्रेसिव। कि रिग्रेसिव क्या होती है, इसमें ये होता है कि आप जो है ना छोटे तबके को पकड़ रहे होते हैं, लाइक जो लो लेवल टाइप समझ लें, और मैस चीज़ों पे पकड़ रहे होते हैं, और मैस आपकी जो है वो उसमें वो आता है
टैक्स आता है। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आपको, जो आपका सेल्स टैक्स है ना, ठीक है, वो इसमें आता है कि सेल्स टैक्स आप देखें कि वो बेचारा जो गरीब है, जो फाइनेंशियल हेल्प लेता है लोगों से अपने गुजर बसर के लिए भी, ठीक है, वो भी आपका उतना ही सेल्स टैक्स पे कर रहा है जितना एक आम बंदा पे करता है, ठीक है, जैसे कोई अमीर पे करता है। तो ये आपका रिग्रेसिव में आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही है। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा जो है वो फेज कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।